तो ये बात है 2006-2008 बैच की। ये सिंघानिया का बैच था। ये और नाम भी जैसा मैं। कि तुम लोग पता है कि सिंघानिया के बच्चे चीखते हुए इंग्लिश में है। तो उसी ये उन जमाने की बात है जब हम तीन मास्टर बड़े फेमस हुआ करते थे, जो बहुत लिमिटेड बच्चे लेते थे। और शहर का सबसे अच्छा रिजल्ट वहीं से आता था, आज भी लगभग वैसा ही है। और बाकी जो दो मास्टर हैं वो शहर की सबसे अच्छी कोचिंगों में काफी अच्छे पदों पर बैठे हुए हैं। मतलब यू कैन से दे आर लाइक एचओडीज। तो वी वर टेकिंग वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो कॉन्ट्रास्ट के लिए मैंने बताया कि एक तरफ सिंघानिया है, डोंबिवली में हम लोग एक सेमिनार ले रहे थे। हम लोग मतलब मैं तो खाली सपोर्टिंग रोल में था। हमारे केमिस्ट्री वाले जो थे वो बढ़िया बोलते थे। तो बहुत भीड़ थी। और उसी भीड़ में पीछे एक अंकल, काफी अधेड़ उम्र में, आई थिंक ही मस्ट हैव बीन इन सिक्सटीज, लेट सेवेंटीज, लेट सिक्सटीज यू कैन से, एक बच्चे के साथ ऐसा आ, अपना झोला वोला लेकर के बैठे हुए थे। एंड ही वाज हियरिंग एट अस वेरी प्रॉपरली। ऐसा लग रहा था कि उन्हें सब समझ में आ रहा है। तो जब भाषण खत्म हुआ केमिस्ट्री वाले का, ही वाज टॉकिंग अबाउट द सेमिनार, जेई प्रिपरेशन, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो जब ये खत्म हुआ तो हमारे पास आए हुआ एंड उन्होंने कहा हमसे कि ये क्या बकवास कर रहे हैं। मतलब बकवास तो नहीं बोला, उन्होंने पूछा कि क्या कह रहे थे, मतलब ये कहना क्या चाहते थे, ये जो बात कर रहे थे किस टॉपिक पे बात कर रहे थे। तो हमने बताया कि ये जेई प्रिपरेशन के लिए सेमिनार है और हम बताना चाहते हैं कि हम कौन हैं और हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं, क्या टाइमलाइन होगा। तो एनीवे, बातचीत से समझ में आया कि उन्हें कुछ समझ नहीं आया। और फिर जब हमने दूसरा हथियार बताया कि हमारी फीस इतनी है, इट वाज लाइक कि अमेरिका ने बॉम्ब डाल दिया, है ना। वो फीस तो ज्यादा ही थी, मतलब, और वो सोसाइटी में मिडिल क्लास के भी नीचे वाले क्लास से आते थे। तो उनके लिए वो फीस बहुत ज्यादा था। तो उन्होंने काफी रिक्वेस्ट किया कि आप थोड़ा कम फीस में कर दो, ऐसा वैसा। मतलब ये अथॉरिटी मैंने केमिस्ट्री वाले को ही दे रखा था। तो ही यूज्ड टू डिसाइड दैट। हम सब में वही सीनियर थे। तो उनसे उनकी बात हुई होगी, वो नहीं कन्विंस हो पाए, या जो भी था मिडवे में। तो एक दिन थाने में हमारी ब्रांच पे वो अंकल आए और बहुत रिक्वेस्ट किया कि हम बहुत गरीब हैं, और बताया उन्होंने कि वो करते क्या थे। जो ये कपड़े का कतरन होता है ना, जो जैसे सिलाई करते समय लेफ्ट ओवर होता है ना, लेफ्ट ओवर, तो वो लेफ्ट ओवर जो होता था वो उसको बेचते थे। पहले ये भी एक बिजनेस रहा होगा। और बोले कि ये इससे मेरी कमाई बहुत नहीं होती है, बस घर चलता है। डोंबिवली में किसी एक इलाके में किसी चौल में रहते थे। तो अपना बैकग्राउंड बताया और बच्चे को दिखाया कि बच्चा है, ये 10th पास होने की कोशिश कर रहा है, रिजल्ट आया नहीं है, और हम चाहते हैं कि आप इसे अपने यहाँ ले लो। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, इतना सुना है कि आपके यहाँ से जो पढ़ता है वो 2 साल बाद ही उसकी नौकरी लग जाती है। तो मैंने सोचा कि कुछ ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, 2 साल बाद, मतलब मैं कोई बैंक या एसएससी एग्जाम्स की तैयारी तो करा नहीं रहा हूँ। एनीवे, हंस के हमने भी टाला और उनके प्यार भरे वर्ड को स्नेह की तरह लिया। और फिर उनकी बातों में सच्चाई दिखी, और हमने बिना किसी क्वेश्चन मार्क के हमने उनको उनकी ही द्वारा बोली गई सर फीस पर एग्री कर लिया। बी एग्रीड। बहुत ही नॉमिनल अमाउंट। और हमने वो फीस इसलिए भी ली ना कि फ्री में, हम आज भी ये मानते हैं, फ्री में अगर किसी को कुछ सहयोग दो ना, तो वो उसकी वैल्यू नहीं करता है। उसको क्या लगता है कि अरे ये तो फ्री ही है। जैसे कभी कभी बच्चे बोलते हैं कि सर आप, जैसे कुछ बच्चों को मैंने भी ऐसे मौके दिए, तो वो बोलेंगे सर वो क्लास में थी इसलिए आपके यहाँ नहीं आता है। तो मैंने बोला यही बात वहां भी बोल सकता था, नहीं सर वहां पैसा दिया है। तो समझे ना, ये दिस इज हाउ दे वैल्यू। तो एनीवे, वो बच्चा आ गया, ज्वाइन कर लिया और सिंघानिया वाले बैच में ज्वाइन किया। बाद में मालूम चला कि वो बच्चा मराठी मीडियम से था।
अब पहला युद्ध तो पिताजी ने जीत लिया कि जो मॉनिटरिंग हेल्प चाहिए थी वो कॉन्कर कर चुके थे। बच्चा एक अच्छी क्लासेस में आ चुका था, हमारे रिजल्ट बहुत ही अच्छे होते थे, आज भी हैं। और उस टाइम पे हम बहुत फेमस थे, आज भी है। तो वो एक जंग तो जीत गया, लेकिन दूसरी जंग जो सिंघानिया वाले बैच में बता दूं, सिंघानिया के बच्चे बहुत बदमाश होते थे, आज भी है। और उनको पढ़ाना किसी भी टीचर के लिए नाइटमेयर होता था, आज भी है। और वो इतना शोर करते थे ना कि मतलब टीचर क्या बोल रहा है टीचर को खुद सुनाई नहीं देगा। उनकी क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन कर पाना इम्पॉसिबल। तो 40-45 बच्चों का बैच में ये अदना सा बच्चा 2 महीने बाद रोता हुआ क्लास के बाहर आया, बोला मुझे कुछ समझ ही नहीं रहा है। तो मैंने कहा कि आज की बात है? बोला नहीं, शुरू से। अरे बाप रे, 2 महीने तूने क्यों नहीं बताया? वो बोला कि मैं मुझे लगा कल समझेगा, परसों समझेगा, ऐसा समझते समझते मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे समझ में क्यों नहीं आ रहा है। बाकी लोग तो बड़े खुश हैं। तो हमें लगा यार, एक तो मतलब समझ रहे सारे चीजें कि पैसा भी कम दिया है और भाव भी खा रहा है, ये तो बहुत ज्यादा है भाई। और 3 ही मास्टर थे तो हम लोग बहुत ओवर बर्डन थे, मतलब सेमिनार लेना, बॉम्बे और थाने में बहुत, कुटुम्बी में बहुत सारे बैचेस होते थे, सब जगह घूम घूम पढ़ाना होता था, तो बहुत ऑक्यूपाइड थे। अ, ये 2006 की बात है। एंड 2005 में मैं कोटा से बॉम्बे आया था, जस्ट बिकॉज कि मेरे माय फादर एक्सपायर्ड इन 2005। एंड बड़ी इमोशनल जर्नी थी उनके साथ, कोटा के साथ यादें भी जुड़ी थी। तो मैं कोटा में रह नहीं पाया, मतलब बड़ी अच्छी सैलरी थी, मतलब उतनी सैलरी मैं बॉम्बे में पाने में मुझे 10 साल लगे। बहुत अच्छी सैलरी, वो सब छोड़ छाड़ करके मुझे लगा कि मैं अभी अगर माँ के साथ नहीं रहा तो माँ नहीं बचेगी। और ऐसे ही कुछ सिचुएशन थी जो कि आपको अभी पता चलेगा। तो एक दिन ऐसा हुआ कि अ, मैं मतलब मैं कोटा से 5 में आ चुका था, 6 में ये अप्रैल के बाद ये बैच चल रहा था। अप्रैल में जून समझ लो, जून की बात है। मैं क्लासेस में ठीक ठाक मुस्कुराता रहता था, और मेरी क्लासेस में लोग भी थोड़ा ठीक ठाक मुस्कुराते रहते थे। मुझे बच्चों के दांत दिखने चाहिए, ये मेरी पहली प्राथमिक शर्त होती थी सीखने के पहले। तो कुछ दिन देखा उसने कि मैं, ऐसा लग रहा है कि मेरी 2-3 शादी टूटी हुई है, कोई 500 का नोट मेरा छीन के लेके भाग जा रहा है रोज। मैं ऐसी अवस्था में हूँ और बहुत अच्छे कंडीशन में नहीं हूँ। तो पूछा उसने कि क्या तकलीफ है सर। एक तो मुझे पहले से खुन्नस है कि तुम मेरी क्लास के बाद, हर क्लास के बाद मातम मना रहे हो भाई साहब, जो तुम सिखा के जा रहे हो तुमको मजा आ रहा, हमको समझ नहीं आ रहा। और फिर तुम मुझसे पूछ रहे हो कि हाल समाचार तुम्हारा क्या है, तुम इतना दुखी क्यों हो। तो समझ रहे हो गुस्सा तो आएगा कि एक तो क्लास का सबसे बेवकूफ बच्चा, और ऊपर से हाल समाचार आपका पूछ रहा है कि दुख का 90% कारण तो तुम ही है, बता दो मुंह पे। तो एनीवे मैंने ऐसे ही टाल दिया। बट समहाउ ही केम टू नो कि दैट मेरी माँ बहुत स्वस्थ नहीं है, और मैं मतलब बहुत हॉस्पिटल के धक्के खा रहा हूँ। और ये सही है कि डैड के एक्सपायर्ड होने के बाद दोनों के बीच का जो, ऑब्वियसली बताने की जरूरत नहीं, अ, एक स्नेह होता है बहुत तगड़ा। और वो एक दूसरे के साथ 30-40 साल तक रहो और कोई अचानक से चला जाए तो इट्स नॉट इजी टू लिव विदाउट देम। तो मेरी माँ इतनी डिप्रेशन में थी, इतनी डिप्रेशन में थी कि उनकी दोनों किडनियां श्रिंक हो चुकी थी। और उनको रेगुलर बुखार होता था, रेगुलर। मैंने जितने भी डॉक्टर्स को दिखाया, सारे डॉक्टर्स ने यही बताया कि कुछ 10-15 दिन की मेहमान है। तो जितने डॉक्टर ऐसे बोलते थे, हम दूसरे के पास जाते थे और यही सुन के वापस आते। हमने पूरा होप खो दिया था कि अब हमें माँ को तो नहीं बचा सकते। ये मेरे लिए बहुत पीड़ादायक था कि मैं अपना सब कुछ छोड़ के भी यहाँ आया, जिस डर से, वो डर आंखों के सामने सच हो रहा है। कैसे मैं करूं, मतलब मैं क्या करूं। और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं एग्जैक्टली exactly जीऊं तो जीऊं कैसे। और माँ मेरी कोई बहुत बूढ़ी नहीं थी, मतलब शी वॉज हार्डली 55-52 टाइप की। तो
इसी वजह से मैं बहुत डिप्रेशन में था, बहुत सीरियस डिप्रेशन में। ये लड़का फिर 2-3 दिन बाद आया कि सर क्या तकलीफ है। तो मैं इस बार बहुत गुस्सा में, बहुत, एक तो मुझे पता है कि अगर मेरे को दुख है तो तू सॉल्व नहीं कर सकता, सर और तू क्या बार बार। आपको सर क्या आप वो इंग्लिश में पढ़ाते थे क्या? मतलब उसको हाँ उर्दू बता रहा हूँ, समझ। आई एम कमिंग एट दैट, नॉट एग्जैक्टली इंग्लिश, ऐसे इंग्लिश था। तो फिर मैंने बताया, किसी से पता चला था तो उसने खुद ही प्रपोज किया कि सर मैंने सुना है कि आपकी मम्मी की तबीयत नहीं ठीक है, और ये सामने से नहीं बोला, फोन पे बोला। उसे पता सामने डांट देंगे। तो हमने कहा तो बोला कि सर मेरे पापा जो हैं वो कुछ डॉक्टर को जानते हैं, वो आपकी हेल्प कर देंगे। तो मैंने बोला पापा किसकी हेल्प करेंगे, और उस टाइम पे मुझे किसी ने बताया था कि बॉम्बे हॉस्पिटल में अगर हॉस्पिटलाइज हो जाएंगे तो शायद लास्ट चांस है। बॉम्बे हॉस्पिटल इतना फेमस है कि अगर आपको आज एडमिशन चाहिए तो आपके पास 2 साल पहले से लाइन लगाना पड़ेगा। मतलब आपको आज अगर भर्ती होना है बॉम्बे हॉस्पिटल में तो 2 साल पहले से लाइन लगा कर। तो हमने कहा ऐसा इतना फोरकास्ट कौन करेगा कि मैं 2 साल बाद बीमार भयंकर होऊंगा, मेरा लाइन अभी से लगा लो। तो मैं बोला कि यार अगर बॉम्बे हॉस्पिटल में जान पहचान है क्या तेरा, ऐसा मजाक में बोला, मुझे पता, आई न्यू दैट कि ये कहाँ से जानेगा। बोला हाँ मेरे पापा का जान पहचान है। मैं कहा ये कुछ ज्यादा ही फेंक रहा है। तो मैंने फोन कट कर दिया। थोड़ी देर बाद उसका फिर से फोन आया, बोला कि सर पापा हैं, बोल रहे हैं कि बॉम्बे हॉस्पिटल में एडमिट करा देंगे आप मम्मी को। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं बोला अगर बेटा ये मजाक है, ये तेरा और मेरा दोनों बीच का आखिरी मजाक हो, बिकॉज मैं इसके बिल्कुल मूड में नहीं हूं। और मैं क्लास के बाद बीच में जो टाइम बचता था उसमें बाकी हॉस्पिटल में जाकर के धक्के खाता था, ये पता करता था कि कोई एक बोल दे कि हाँ इस बीमारी से आदमी बच सकता है। तो उन्होंने बोला, पापा उनके इंसिस्ट किए कि सर आप बस उनको बॉम्बे हॉस्पिटल भेज दो और मैं एडमिट करवा दूँ। तो मैं टेंशन में आकर के फोन कट किया। दोबारा फोन आया उनका। मैं मान गया, और बहुत गुस्से वाले में माना था कि आज तो बस आखिरी है। तो मैंने वाइफ को कॉल किया और बोला कि ऐसा ऐसा एक बंदा है, मुझे भरोसा तो नहीं है, बट ही इज इंसिस्टिंग। 3-4 बार फोन कट करने के बाद भी बोला लेके जाओ। मैं, मतलब आई डिडंट डेयर कि मैं घर आऊं मम्मी को लो और लेके जाऊं। आई वाज स्ट्रगलिंग विद अनदर हॉस्पिटल। वाइफ आई माँ को ट्रेन से ही लेके गई, और 3-4 घंटे बाद सी कॉल्ड मी एंड सी सेड कि सी इज हॉस्पिटलाइज्ड। आई वाज कंप्लीटली शॉक, बिकॉज वो अंकल जैसे दिखते थे, वो बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था कि इनका जान पहचान इस डोमेन से बाहर किसी का भी होगा। तो यही दिस इज व्हाट यू लर्न। यंग एज में बेवकूफ जो होते हैं वैसे ही मेरे जैसे होते हैं। तो मुझे पहला सबक ये मिला कि आप किसी की शक्ल देख करके, उसके कपड़े देख करके उसकी औकात नहीं पहचाननी चाहिए। ये 20 साल पहले की बात। मैं गया बॉम्बे हॉस्पिटल दौड़ते हुए, और देखा तो वो बंदा जो बच्चे के पापा थे, वो बॉम्बे हॉस्पिटल में जो सीएमओ थे, सीएमओ के बगल में बैठे हुए थे, बगल में चेयर में। तो बताया कि हम दोनों एक ही गांव से हैं और बचपन में हम एक ही स्कूल में पढ़े थे। मैं नहीं पढ़ पाया, ये आगे निकल गया। हमारी दोस्ती। मेरी माँ 5-6 दिन हॉस्पिटलाइज थी। वहां का जो सबसे बेस्ट डॉक्टर था, जिसको इंग्लिश का, हिंदी का एच भी नहीं आता था, वो अपने 5-10-15 फिरंगी डॉक्टरों के साथ माँ को विजिट करने आता था, पर्सनली ध्यान रखा। एंड माँ मेरी ना ही सिर्फ ठीक हुई, आज भी जिंदा है, बहुत स्वस्थ, बहुत मस्त है और खुश है। ये हो गया एक साइड ऑफ स्टोरी। उसके बाद मैंने फिर कसम खाया कि ये स्टोरी सिर्फ साधारण स्टोरी बन के नहीं रहेगी। नॉर्मली एक मास्टर के लिए सभी बच्चे एक जैसे होते, बट उस दिन मैं थोड़ा सा बायस्ड हुआ। मैं बोला ना, मैं इसने मेरी सबसे अजीज जो जिंदगी में हो सकती है, जिसके खोने से मुझे सब कुछ खो जाने जैसा लगेगा, उसको बचाया। तो मैं इसको ऐसे हल्के में नहीं लूंगा। मैं इसके साथ, मतलब तन मन धन से लगने वाला हूं। और ट्रस्ट मी, मैं पहली बार लाइफ में मराठी सीखना वहीं से चालू किया। मैं पहली बार मुझे पता चला कि इस बच्चे को
क्लास में नहीं समझ में आने का कारण कंटेंट नहीं था, भाषा थी। जैसे हम फाइंड आउट बोल रहे हैं, उसके लिए फाइंड आउट भी फॉरेन एलिमेंट है, नहीं पता, वो मराठी मीडियम से पढ़ा है। मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त था, आज भी उतना ही अच्छा दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है, नेने। मैंने उससे हर इंग्लिश के शब्द का मराठी वर्ड लिखता था। मतलब ये बच्चे को पढ़ाने के लिए मेरी तपस्या हुई है। सारे लिखता था, वहां से मैं मराठी सीखना चालू किया। कसम खाया कि अब मैं इतनी सीख जाऊंगा कि इस तक सिखा दूंगा। और उसको सारा, जो उसके कीवर्ड्स थे जो क्लास में बोले जाने बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होने वाले हैं, मराठी इंग्लिश, इंग्लिश मराठी, उसको दोनों में ठीक ठाक सिखाया, ताकि उसे भाषा का तकलीफ ना रहे। और ये डिसाइड किया कि क्लास इस सेंटर पे कोई मिले ना मिले, मैं आऊंगा तो ये जरूर रहे। और ही हैज डन दैट। मतलब ही वॉज सो मच देयर एट द सेंटर कि अगर मैं सिक्योरिटी गार्ड को फोन करूंगा ना तो भी वो मिलता था वहां। और इतना इरिटेटिंग हो चुका था, बिकॉज मैं उसके सारे डाउट्स में क्लियर करता था, उसकी सिली से सिली जितने भी क्वेश्चन पूछना है पूछ ले, सब खून माफ है तेरे लिए। बट एक चीज कांस्टेंट था, उसका निरंतर क्लास में रोते रहना और बहुत ही पुअर स्कोर करते रहना। उसके बैच में मेरा बहुत ही ऑल टाइम फेवरेट बच्चा था नमित शेट्टी, जो कि अभी गूगल करोगे तो नाम मालूम चल जाएगा। बहुत ही फेमस। उसके क्लास में कम से कम 5 बच्चे ऐसे हैं जो आज की डेट में यूपीएससी क्वालिफाइड है, आईएएस, आईआरएस, आईपीएस। कौन से? तो उसी के बैच से। तो अ, अब उसके कंटिन्यूअसली स्कोर कम आ रहे हैं हमारे टेस्ट में, और समझ में भी कम आता है। तो पहले क्या होता ना, ऑफलाइन एग्जाम होता था, तो ऑफलाइन एग्जाम्स के बाद सब बच्चे सेंटर पे आते थे, हम ऐसा सर्कल बनाते थे, सब अपने मार्क्स बताते थे, और हम आंसर की बनाते थे ना, आंसर की सोल्यूशन बनाते थे, तो चेक करते थे किसके कितने मार्क्स आ रहे हैं, और उनको उसके हिसाब से बताते थे कि तुम्हें क्या क्या उसी दिन क्या क्या मिल सकता है। एक फोरकास्टिंग टाइप का। तो सब लोग गोला बना के बैठे हुए हैं। नमित शेट्टी, उसमें बहुत सारे बच्चे, जय कपासी, नमित शेट्टी, विनीत दलाल, बहुत सारे इतने सुपरस्टार बच्चे थे उसमें कि सब घेरे हुए हैं। मतलब और ये 2 साल में इतनी बार हुआ है, तो मतलब बहुत सारे एग्जाम्स के बाद वो इकट्ठा होते थे, एक जेनरिक डिस्कशन होता था। ये लड़का भी ट्राई कर रहा है पीछे से आने के लिए आगे, बताने के लिए कि मेरा एग्जाम कैसा हुआ, मुझसे भी तो पूछो मेरा हाल। उस दिन मैं बहुत डरा हुआ था। मैं नहीं चाहता था कि मैं इसका आज दिल तोड़ूं, क्योंकि 2 साल में मार्क्स तो आए नहीं। आई न्यू दैट ही इज नॉट गोइंग टू मेक इनटू आईआईटी एटलीस्ट। तो आई डिडंट वांट ब्रेक हिज हेड ऑन दैट डे। आई थॉट कि रिजल्ट में एक महीना है एटलीस्ट, विल बी सुकून से रहेगा, कुछ न कुछ तो मिल ही जाएगा लाइफ में, कुछ न कुछ तो कर ही लेगा। वी बोथ डिड आवर बेस्ट, एटलीस्ट आई डू नॉट हैव एनी रिग्रेशन। तो आई डिडंट कॉल हिम। आई वाज सराउंडेड बाय दैट पूल ऑफ किड्स। आई डिडंट कॉल हिम। ही ट्राइड बट ही, सिंघानिया वाले बदमाश बच्चे, दे डिडंट अलाउ। मतलब नॉट इंटेंशनली, वो सब घेरे थे, सब अपने में ही इतने मस्त थे ना कि आप चीर करके अंदर नहीं जा सकते। एनीवे, ये सब करते करते उनका एग्जाम 5:30-6 बजे खत्म हुआ था। हम लोग डिस्कशन करते करते रात के 12 बज गए। और तब मैं रहता था कल्याण के 2 स्टेशन और आगे। मैं लोकल से आता था, बिकॉज माई फादर यूज टू वर्क देयर। तो वहां उन्होंने घर और बना कर रखा था, तो वहीं से हम आते थे। तो मैंने लास्ट ट्रेन, ऑलमोस्ट लास्ट ट्रेन रही होगी, लोकल ट्रेन पकड़ी, गले का बैंड बजा हुआ था। उसने कॉल किया। और ट्रेन में जब आप थके हो तो मोबाइल पे बात करना इज वेरी 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 अनईजी। वो बोला कि मैं हर्षित बोल रहा हूँ। तो मैंने, बेटा कल बात करते हैं, आज बिल्कुल हिम्मत नहीं। बोला नहीं सर, अभी बात करना है, और मुझे भी अपना मार्क्स चेक करना है। तो ये तो और नेगेटिव था। एक तो मैं थका हुआ हूँ, तुम्हारा दिल तोड़ के थकूं। तो बहुत इंसिस्ट करने लगा, ऑलमोस्ट ही वाज क्राइंग। तो मैं सोचा कि एक आध दो क्वेश्चन बोलेगा और मैं बुला दूंगा, तुम्हारा गलत है, मान जाएगा, और बच जाएगी टाइम। नहीं तो ऐसे नहीं करना कर। और मैं बोलना बहुत तेज तेज से बोलना पड़ रहा था, और गले की बहुत बुरी हालत। ही इंसिस्टेड। तो जैसे उसने बोला कि फर्स्ट का ए, मैं कह रहा हूँ मैं बोला फर्स्ट का ए, वो बोला हाँ। फिर सेकंड का बी, वो बोला हाँ।
तो बोला यार इतनी मेहनत मैं कर रहा हूँ, ये खाली हाँ बोल करके झूठ बोल करके काम कर रहा है। तो हमने कहा नहीं तू बोल, मैं हाँ बोलेगा। भाई साहब जब उसने बोलना चालू किया, मैं आज भी वो दिन वो रात वो ट्रेन में लटके लटके उसके क्वेश्चंस को सुन करके जो जो फीलिंग आ रही थी, आई स्वेयर टू गॉड कभी नहीं भूल सकता। ही वॉज टेलिंग मी, ऐसा लग रहा था कि हर एक शरीर के हिस्से में कोई ताकत भरा इंजेक्शन लगा रहा हो, एनर्जी अपने आप आ रही। उसके बताए हुए लगभग सारे आंसर्स करेक्ट आ रहे थे। ये मेरे लिए सरप्राइज भी था और सीख भी थी। अच्छा बुरा दोनों फीलिंग था। अच्छा इसलिए था कि मैंने सोचा ही नहीं था कि इससे ऐसा होगा। और बुरा इसलिए लग रहा था, मैंने क्यों नहीं बुला लिया उस समय कि आजा तू भी तेरा देख लेते। तो मतलब उस 2 घंटे में उस 2 मिनट में उस पिछले 5-6 घंटों का सारा रिग्रेशन भी इकट्ठा हो गया। उसके मुझे आज भी याद है, उसके कुछ 240 नंबर थे, मुझे मैक्सिमम मार्क्स याद नहीं है कितने का था पेपर वो। 2008 का पेपर था। 240 नंबर थे। हिज एग्जैक्ट रैंक वाज .2000 इन आईआईटी। .2000। अब रिजल्ट निकला, पापा बड़े खुश हुए, मिठाई लेकर के आए, एक पाव, बहुत ज्यादा था। एंड ही वॉज वेरी हैप्पी कि अब कल से अपना पप्पू नौकरी पे जाएगा। उनको यही उम्मीद थी सच में, जो उन्होंने पहले दिन बोला था ना, उन्होंने गलत नहीं बोला था कि थॉट दिस इज एग्जाम जिसके बाद नौकरी लगती है। सोच लो मतलब, ऐसे घरों से बच्चे आईआईटी निकलते हैं, और खास करके ऐसे ही घरों से निकलते हैं जहां पर माँ बाप को बहुत पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। सचिन तेंदुलकर के पिताजी कोई क्रिकेटर नहीं थे। उनके क्रिकेटर होने का एडवांटेज और डिसएडवांटेज बच्चे को मिल रहा है, ये तुम्हारा कैलकुलेशन है, सर पर तुम्हारी वो मार सोच से खाता है सोच। सर। हाँ जी। सर वो सचिन का बेटा एक ओवर में एक बार 32 रन मार खाया था हाँ बास्केट। बीच में अगर नहीं बोलोगे तो मैं पूरी सुनाऊंगा, बोलोगे तो मैं बंद कर दूंगा ये पे। तो भाई साहब फिर से उनको समझाया गया कि अंकल ये प्रिपरेशन था, इसके बाद 4 साल और पढ़ना है। खुशी और दुख दोनों उनके चेहरे पे दिख रहा था। उनको उनके लिए सरप्राइज था कि ये सच में 4 साल, और क्योंकि वो बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आते थे, और उनको वो काफी डायबिटिक थे और काफी उनका वजन भी बहुत ज्यादा था। तो उन्हें मतलब थोड़ा सा बुरा लगा कि इतना साल और पढ़ना है। एनीवे ही वेंट टू आईआईटी चेन्नई, जो मद्रास है, अभी मद्रास था पहले, आईआईटी चेन्नई गया। सब बहुत खुश थे, हम सब लोगों ने आ, मतलब फीस भी भरने के लिए वो फैमिली सक्षम नहीं थी। हम लोगों ने कुछ कुछ करके उसको कन्विंस किया, और कैसे भी करके जो भी हुआ मैं उसको पूरी शेयर नहीं करना चाहूंगा। इवेंट टू आईआईटी चेन्नई, उसका कुछ ब्रांच का नाम था प्रोडक्शन ब्रांच, जो कि काफी अच्छा ब्रांच था। और अच्छी बात ये थी कि वहां जाते ही उसको स्टाइपेंड मिल गया था। 10 बच्चे एक एग्जाम लिखते हैं स्टाइपेंड का, ही वॉज वन ऑफ दोज। खाली 10 ही बच्चों को मिलता है। तो वहां के एग्जाम्स को भी क्वालिफाई किया, और उसमें भी वो, उससे क्या होता है आपका ट्यूशन फीस माफ हो जाता है, बट आपको हॉस्टल फीस और बाकी एक्सपेंसेस के लिए आपको घर से फंड करना पड़ेगा। लाइफ सब कुछ सही चल रही थी। फिर फर्स्ट ईयर के खत्म होते होते तक जिस बंदे का बिना देखे सपना पूरा हो गया था, उसके पापा, उनका डेथ। ये फर्स्ट ईयर के एंड की बात है। ही वॉज डायबिटिक, एंड कुछ हिडन बीमारियां भी शायद उनको नहीं डायग्नोज थी उनको। सडनली एक दिन उसने बताया कि पापा का डेथ हो गया। तो हम लोग सब गए, मिले, कंसोल किया। एंड बहुत खराब लगा कि एक आदमी जिसने इंग्लिश का ई भी नहीं समझ में आ रहा था, ऐसे सेमिनार में बैठा और इम्पॉसिबल से लगने वाले 3 मास्टरों को कन्विंस किया, ऐसे बच्चे के लिए जिसका परसेंटेज भी कुछ 61-62 ही था, कोई पढ़ने में भी मेरिटोरियस नहीं था, भाषा का भी लफड़ा, पैसे का भी लफड़ा। तो समझो कितना बड़ा विजनरी बंदा रहा होगा उसने, कितनी ताकत, कितनी पैशन, और कितने
कन्विक्शन के साथ हम तीनों लालचियों को कन्विंस किया होगा। भाई जब बच्चा आएगा तो हम टीचर बनेंगे, उसके पहले तो हम बिजनेसमैन हैं। एक आदमी हमको 2 लाख रुपए दे रहा है और तुम 5,000 रुपए दे रहे हो, तो हम देखेंगे ना कि तुम्हारा बच्चा अगर पढ़ने में अच्छा है तो हमें मान जाएंगे। वो भी नहीं है। तो सोचो वहां पर बाबू किस लेवल का बंदा रहा होगा। और किस लेवल का बंदा रहा होगा ये भी एक डेफिनेशन है कि बॉम्बे हॉस्पिटल का सीएमओ उसका दोस्त है, आज भी दोस्त है। बचपन का तो चलो ठीक है, आज भी दोस्त है। जब वो इतना कामयाब है और तुम अभी भी वहां नहीं हो, फिर भी दोस्ती है, तो इसका मतलब तुम्हारे अंदर मिठास तो है। बहुत दुख है उसके जाने कि सारा संघर्ष खुद के हिस्से में था। और एक जैसे बोलते हैं ना, एक लॉन्च अपने बच्चे को दिया कि जा तू जी ले। जैसे होता है ना, एक समंदर में एक जहाज डूबने वाली है, तुम्हारे पास इतना इम्पैक्ट है कि तुम एक बंदे को बाहर फेंक सकते हो। वैसे ही कुछ था। एनीवे कुछ ऐसे में क्या होता है ना, ये टफ टाइम में आपके रिलेटिव्स आपके कितने हैं इसका टेस्ट है। आपकी डिफिकल्ट टाइम में ही सही रिलेटिव पता चलते हैं। तो उस समय 2-4 दिनों तक तो रिलेटिव मामा मौसा सब काम आए। उसके बाद सब लोगों ने उसको ये कहा कि अब घर चलाने वाले तो वही थे और कोई ऐसा फिक्स डिपॉजिट छोड़ के गए नहीं थे, डेली कमाने वाले थे। एक भाई और एक माँ, 2 बच्चे थे। भाई कुछ 6वीं 7वीं क्लास में था। तो घर वालों ने बोला कि अब तुम दोनों जॉब करो, मतलब दोनों भाई, आईटी वाईटी भूल जाओ, दोनों लोग जॉब करो और माँ का ध्यान रखो। ये बात मुझे 1 महीने बाद पता चला कि सर अब हम पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे और हम अपने पेरेंट्स मतलब मम्मी का ध्यान रखेंगे और कोशिश करेंगे कि छोटा वाला पढ़ाई। तो मैंने उसको समझाया कि गधे, तू जो छोड़ रहा है ये लोग पाने के लिए मर रहे हैं, और तू 3 साल में ये लोग जितनी भी जिल्लत झेलेंगे ना, अगले कई पीढ़ियों तक तू वो सब ठीक कर सकता है। तो ये गलती बिल्कुल ना करना, ये रिलेटिव्स की बातों में तो बिल्कुल ना आना। उनमें कितने लोगों को मन में क्या कसक रह गई होगी कि साहब तुम्हारा बच्चा आईटी में चला गया, हमारा इतना सुख सुविधा पाने के बाद भी नहीं गया। वो सजेशन बहुत करप्ट सजेशन। बट इधर हम 3 लोग थे ये बोलने वाले, और उधर 300 रिलेटिव। हमें पता था कि हम नहीं जीत पाएंगे यहाँ पर। और चैलेंजिंग था क्योंकि हु विल हेल्प यू टुमारो। कल घर में खाना कौन बनाएगा, कैसे आएगा, कहाँ से आएगा। तब तो 5 किलो मिलता नहीं था ना। एनीवे गुड न्यूज केम दैट आफ्टर 2 मंथ्स आई केम टू नो फ्रॉम अदर किड्स। मैं तो उससे डायरेक्ट बात ही नहीं कर रहा था, मैं तो गुस्से में था कि ये क्या बकवास चल रहा है। मैं उसको समझा रहा हूँ लेकिन मेरी बात वो सुन ही नहीं रहा है। मतलब मुझे बहुत मानता था, ऑब्वियसली तुम्हें समझ में होगा क्यों मानता रहा होगा। मतलब हम दोनों एक हम साया थे। जब मेरी माँ हॉस्पिटल में थी ना, तो वो अपने घर से टिफिन लेकर के मेरी माँ के लिए हॉस्पिटल जाता था। वो डोंबिवली रहता था, डोंबिवली से थाने क्लास करता था, क्लास के बाद बॉम्बे हॉस्पिटल लेके जाता था और टिफिन लेके आता था। कोई जरूरत नहीं थी इसकी। तो मतलब हम बहुत ज्यादा क्लोज थे, बहुत ज्यादा क्लोज थे। मतलब दिल जीतने के लिए उसने जो भी करना था ना, उसका इंटेंशन मेरा दिल जीतना नहीं था, वो हेल्पिंग नेचर था उसका। वो दिल से बहुत ही अच्छा था। तो मैं ट्राई किया कि ये बेवकूफी में ना फंसे। बट 2 महीने बाद मुझे खबर मिली कि वो ही इज बैक टू आईटी चेन्नई। एंड मैंने उसको कुछ बताया था कि कैसे लोन वोन मिलता है, जो आप वहाँ पर लॉजिंग बोर्डिंग के लिए आपको हेल्प करेगा। सब आइडिया उसको दिया था, लेकिन बीच बीच में वो रिलेटिव जीत जाते थे। एनीवे ही हैज यूटिलाइज ऑल दोज फैसिलिटीज जो उसको पढ़ने के लिए दिक्कत ना करे। बट अनफॉर्चुनेटली भाई, छोटे भाई की पढ़ाई छूट गई। ही हैड टू वर्क इन गैरेज इन डोंबिवली ओनली। 6वीं 7वीं क्लास का बच्चा था, किसी एक को तो करना ही था। सो गैरेज में जाना पड़ा। माँ को भी थोड़े बहुत हेल्प करने पड़े, जो भी उनसे बन सकता था उस टाइम उस उम्र में। तो जो उनका डोंबिवली में घर था वो बिक गया, जो चौल थी। बहुत सारा संकट आया, आर्थिक संकट आया। बट एक ही शर्त थी कि बेटा तू आईटी चेन्नई ना छोड़। तूने अगर वो छोड़ दिया तो ये जिंदगी भर ये चलता रहेगा। फिर
ऐसे 3-4 साल बीत गया और हर साल वो मुझसे मिलने आता था। हर 6 महीने में जब भी आईआईटी से वापस आता था, ही यूज्ड टू कम मीट ऑल थ्री टीचर्स, स्पेशली मी। एंड काफी निराश रहता था वो, क्योंकि उसको जैसे था कि जिस बंदे को मेरे अच्छा करने से खुशी मिलेगी वो नहीं है, उसकी कमी वो हर बार उसके हर लहजे हर बात में दिखती थी। एंड 4 साल के बाद स्टूडेंट एक्सचेंज होता है आईआईटी चेन्नई में। एक प्रोग्राम होता है जिसमें कुछ बच्चे यहाँ से बाहर जाते हैं और कुछ बच्चे बाहर से आते हैं। तो बाहर से फ्रांस से उस साल कुछ बच्चे आए थे, उसमें एक सुंदर कन्या आई थी, बाल गणेश। तो वो सुंदर कन्या आईआईटी चेन्नई एक्सचेंज प्रोग्राम में आई थी। तो उसको ये बड़ा अच्छा लगा। ऑब्वियसली सबको अच्छा लगेगा जिसका दिल हीरे का हो, किसको अच्छा नहीं लगेगा। उस कन्या को ये बहुत अच्छा लगा। तो मतलब एक 6 महीने का आई थिंक स्टे था। तो उसने बोला कि मुझे तुम पसंद हो। तो उसने बोला कि तुम इतने इंटेलिजेंट हो, तुम फ्रांस आकर के क्यों नहीं पढ़ते। तो इसने बोला कि पैसा तुम्हारा डैडी देगा। उसने हाँ बोला। तो ये मजाक में की गई बात सच निकली, उस लड़की ने दिल से ही कहा था। और वो इसने बताया कि मेरी हालत, मेरा यहाँ एक मजदूर है जो गैरेज में काम करता है, मेरी माँ है, कैसे करेंगे। तो जैसा कि उसने मुझे बताया था, उस कन्या ने पहले तो भाई को गैरेज से निकाला, उसको एक स्कूल में डाला, और माँ के लिए एक फ्लैट खरीदा हिरनमानी स्टेट पवई में एट दैट टाइम। और उन दोनों के अकाउंट में कुछ ज्वाइंटली 20 लाख रुपए उस समय डाला, और इसको लेके फ्रांस गई। और वहां जाकर के इसने अपना मास्टर्स किया, एमबीए किया। वहां जाने के बाद पता चला कि वो वहां के जो राजा महाराजा होते थे ना, उस खानदान से बच्ची। तो मेरी माँ के मुंह से जब माँ ने ये सब सुना, बहुत खुश हुई, बहुत खुश हुई, क्योंकि उनको बहुत पसंद था, क्योंकि बच्चा रेगुलरली आता था, वेजिटेरियन था। ज्यादा खुशी इस बात से भी थी। तो जब मैं उनको बताता था कि माँ ये देखो फ्रांस चला गया और ये कन्या है, तो माँ पूछी, मेरी वाइफ बगल में ही बैठी थी, पूछी कि पता करो उसकी कोई और बहन वहन है क्या। मतलब समझ रहे हो? माँ को न था कि अपना भी पप्पू पास हो जाएगा। तो बट मालूम चला कि वो एक ही कन्या थी। काफी डिसअपॉइंटमेंट हुआ माँ को और वाइफ को भी। तो वो उनके जो घर था, वो घर का फोटो मुझे भेजा था। उनके घर में 104 कमरे थे। कहाँ पर एक लड़का जो डोंबिवली में एक घर, एक चौल में रहता था, आज वो जिस जगह का मालिक है, 104 कमरों का घर है। वो लोग हर 2 महीने 3 महीने पे उनका फेसबुक या इंस्टाग्राम पे अपडेट आता है, वी आर हॉलीडेइंग इन स्विट्जरलैंड एंड दिस दैट। और अपन अभी भी थाने ईस्ट से थाने वेस्ट आने की कोशिश कर रहे हैं। आई एम सो हैप्पी टू शेयर दिस। इसलिए बोलो कि जो कोशिश करते हैं ना, उनकी कभी हार नहीं होती है। आपकी लाइफ में जो, जिसे तुम स्ट्रगल का नाम देते हो ना, इसको हसल बोलो। दे आर नॉट स्ट्रगल, यू गाइज आर हसलिंग। आप कोशिश करने के लिए तैयार हो गए ना, तो भले ही दिखने में दो हाथ है, दो हाथ आपके पेरेंट या टीचर की तरफ से दिख रहे हैं, वो आगे जाकर के ना 12 हाथ बन जाएंगे। कोई और तुम में हुनर देख लेगा, कोई और तुम में अच्छाई ढूंढ लेगा, और कोई और तुम्हारी तरफ मदद का हाथ बढ़ा देगा। और तुम जहां पर चलने की कोशिश कर रहे थे, वहां वो दौड़ा के उड़ा देगा तुमको। तो दिस इज हाउ दे दैट बॉय इज फ्रॉम डोंबिवली टू फ्रांस नाउ, ही इज एंजॉयिंग। उसकी शादी थी, फ्रांस में थी। उसने मुझे इनविटेशन और टिकट दोनों भेजा था। लेकिन जैसा कि मैं, तुम लोग जानते हो, मैं एक दिन 2 दिन से ज्यादा इधर उधर हो नहीं पाता, क्योंकि हर साल उतनी ही कमिटमेंट होते हैं। हर साल मुझे हर एक बच्चे में ऐसी स्टोरी ढूंढनी होती है। तो मेरी लाइफ का मतलब ये इसे बहुत एग्जेजरेटेड मत समझना। फोरमोस्ट प्रायोरिटी होती है कि जो बच्चा मेरे पास आया ना, उसके ड्रीम डेस्टिनेशन तक जाते समय उसको हंसते हुए देखना चाहता हूँ। वो जाने के बाद मुझे भूल जाए। मुझे ये बिल्कुल ये आकांक्षा नहीं है कि वो मुझे याद रखे। मैं खुश होऊंगा को भूल जाए, बट मुझे कहीं से खबर आनी चाहिए कि वो बहुत खुश है अपनी जिंदगी में। तो दिस इज व्हाट द स्टोरी। इसके बाद मेरे बहुत सारे बच्चे
आईआईटी चेन्नई लगातार जाते थे। जो मैं बोलता था ना कि आईआईटी चेन्नई वाली स्टोरी, उसका कारण यही था, लोग जाना चाहते थे और वहां जाकर के पूछते थे कि साहब वो फ्रांस वाले कब आएंगे, कब ऐसी स्टोरी हमारी बनेगी। तो हर बार जितने बच्चे भी चेन्नई जाते हैं वो रिचुअल के हिसाब से ये पूछते हैं और बताते हैं 4 साल बाद, यहाँ कोई नहीं आया इस बार। तो देखो, जो कहानियां होती हैं गुरु, वो सुपरस्टार जो कहानियां होती हैं उसमें ऐसे उतार चढ़ाव आते ही हैं, और ना आए तो ना तुम्हें सुनने में मजा आएगा ना मुझे बताने में मजा आएगा। तो इसलिए जब भी तुम्हारे जीवन में कुछ भी उतार चढ़ाव है, जैसे किसी दिन किसी बच्चे का किसी टेस्ट में कम ज्यादा मार्क्स हो जाए हाँ सर। और वो घबरा करके डिसाइड कर ले कि यार मुझसे तो नहीं होगा, नॉट मेंट फॉर दिस, तो आपको ये समझना चाहिए कि ये आपकी कहानी का एक छोटा सा पड़ाव है। ये इशारा है कि भाई साहब कुछ धमाकेदार स्टोरी आने वाली है। ये सबके साथ नहीं होता है, ये सबके साथ खराब हो और उन्हें रियलाइज हो, राइट। तो ये सबक है, मोरल ऑफ द स्टोरी इज दिस, Yes, कीप sir. रॉकिंग, कीप डूइंग गुड जॉब। आई थिंक जूनियर्स, मैं अपने वादा पूरा किया, और यस सर। आई बी बॉय हाँ सोच रहे सर। होंगे कि लड़के लोग सोच रहे होंगे कि लड़कों का तो फायदा हुआ, लड़की होने का क्या फायदा हुआ इसमें। तो ये कहानी देखो, जिस लड़के ने ये जिंदगी जिया है, अगर उसके उतार चढ़ाव को सोचो, उसने कभी थोड़ा सोचा रहा होगा कि मेरे पास ऐसे मोड़ आएंगे। अगर उस डोंबिवली के उस हॉल में उस दिन हमारी मुलाकात उससे नहीं होती, तो मुझे पता है कि देखो, मैं बहुत सारे बच्चे आईआईटी में जाते हैं, मैं मान के चलता हूँ कि उन्हीं का टैलेंट है, लेकिन इस बच्चे के लिए ना मैं बहुत मेहनत की। और मेरे घर में किसी भी, मेरी माँ से मेरी वाइफ से किसी भी पूछोगे ना, आज भी सबको हर्षित का नाम याद है, क्योंकि मैं आई वॉज मैड अबाउट दैट बॉय। मतलब आई थिंक यू नो द रीजन की व्हाई आई वाज मैड अबाउट। हाँ, इसका ये मतलब मत समझना गुरु कि अब माँ बीमार होगी तभी टीचर हमारी तरफ ज्यादा ध्यान देगा। डोंट प्रे फॉर दिस। आई एम सेइंग वो एक दौर था, वो एक यंग एज में तुम छोटी छोटी चीजों में प्रायोरिटी कर लेते थे, ये बस का था। आज मेरे लिए ये हर बच्चों को वहां तक ले जाने का पैशन है। इसके लिए मुझे किसी छोटे मोटे या किसी भी प्रकार के इन्फ्लुएंस की जरूरत नहीं पड़ती। ये वो उस दौर की बात है जब अ, एक यंग बच्चा है जो, मतलब अभी एक पेरेंट को खोया है, उसके दर्द से बाहर भी नहीं निकला और न्यूज आ रही एक दूसरा भी नहीं बचेगा। तो ये उस दौर की बात थी। मतलब घबराया हुआ आदमी था कि सब एक एक करके साथ छोड़ते जा रहे हैं, शायद मतलब हमारी किस्मत में ज्यादा दिन लिखा ही नहीं है जैसे। तो ये उस दौर की बात है। आज मैं सभी बच्चों के लिए उतना ही पैशनेट हूँ, इसलिए मेरे यहाँ लगभग सभी बच्चे आईआईटी में जाते हैं। और ऐसे ऐसे बच्चे भी, ऐश्वर्या है कुछ ऐसे भी बच्चे जाते हैं जिनके पेरेंट्स को बिल्कुल भरोसा नहीं कि भरोसा लायक है, हाँ वो भी बच्चा आईआईटी जाता है और बढ़िया सा आईआईटी जाता है। ठीक है, चलो जूनियर्स, बाय बाय, लग जाओ अपने मिशन में। तुम्हारे लिए भी कोई लिखा है फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप से, क्या पता इंडिया से ही लिखा हो। यस सर। बाय। बाय। बाय सर। Bye, थैंक sir. यू। बाय Bye, सर। sir. धन्यवाद। Thank you.